स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 16वीं विधानसभा का इस सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है। नवनिर्वाचित 3 विधायकों ने शपथ ले ली है। जगत सिंह, महेंद्र सिंह मालवीय ने शपथ ली है और इसके साथ रुपिंदर सिंह कुन्नर ने भी शपथ ले ली है। तो नवनिर्वाचित 3 विधायकों ने शपथ ग्रहण कर ली है। विधानसभा की कार्यवाही जारी है और विधानसभा की कार्यवाही जैसी ही शुरुआत हुई, अभिभाषण हुआ पहले राज्यपाल का, उसके बाद कार्रवाई को शुरू किया गया। हालांकि इस दौरान कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित भी की गई और जैसे आसार लगाए जा रहे थे, कुछ वैसे ही तस्वीरें विधानसभा से सामने निकल कर आई हैं। हंगामेदार सत्र रहा। तो रुपिंदर सिंह कुन्नर ने शपथ ली है और बताते चले इसके साथ साथ जगत सिंह और महेंद्र सिंह मालवीय ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। विधानसभा की कार्यवाही जारी है। राज्यपाल कलराज ने लौटाए हैं 2 विधेयक। पिछली सरकार के समय बताया जा रहा है कि पारित हुए थे दोनों विधेयक। व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर से जुड़ा हुआ विधेयक, हिंडौन करौली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ विधेयक भी लौटाया गया। स्पीकर देवनानी ने भी लौटाए विधेयक के संबंध में दी है जानकारी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर स्पीकर ने भी जो 2 विधेयक लौटाए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी। जानकारी लेंगे, संवाददाता महेश जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। महेश, जैसे आसार लगाए गए थे वैसी तस्वीरें सामने आई। हंगामेदार रहा है सत्र, क्या कुछ निकल के सामने आया? देखिए, बिल्कुल आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन उस दौरान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो विधायक है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने जो है वहां आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर के मामा किया। वो हाथ में पोस्टर लिए जो है वेल में पहुंच गए थे और इसे लेकर के जोगाराम पटेल के साथ भी बेनीवाल की तूतू में जो है वो वहां पर देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा। राज्यपाल के अभिभाषण में जो राज्य सरकार, मौजूदा बीजेपी सरकार है, उसका अपना एक विजन दिखाई दिया। तो साथ में ये भी सामने आया कि किस तरह से पिछली जो सरकार है उसकी उन्होंने कमियां, खामियां और लापरवाहियां गिनाने को जो है उसमें शामिल किया और उसके साथ ही आगामी दिनों में किस तरह से सरकार जो है वो हर एक क्षेत्र में अपना क्या कुछ विजन रखती है उसे लेकर के जो है राज्यपाल के अभिभाषण को उन्होंने शामिल किया। उसके साथ में आज विधानसभा की इस कार्रवाई में 3 नवनिर्वाचित जो विधायक है जिन्होंने की पहले शपथ नहीं ली थी, उन्हें शपथ यहाँ पर दिलाई गई, जिनमें जगत सिंह, महेंद्र सिंह और रुपिंदर सिंह कुन्नर जो है वो शामिल हैं। इस दौरान में राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से जो विधेयक हैं यहाँ लौटाए गए हैं उनको लेकर के भी जो है स्पीकर देवनानी ने यहाँ पर सबके सामने जानकारी दी, जिसमें कि व्यास विद्यापीठ जोधपुर और जो हिंडौन करौली विश्वविद्यालय है उसको लेकर के जो है यहाँ पर इन विधेयकों को लौटाने की संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इस समय भी विधानसभा की कार्यवाही जारी है और एक बड़ी बात ये भी है कि विधानसभा में 4 सभापति जो है वो यहाँ पर बनाए जाने का ऐलान स्पीकर देवनानी ने किया है। विधायक अर्जुन लाल जीनगर, संदीप शर्मा, फूल सिंह मीणा और राजेंद्र पारिक को जो है सभापति यहाँ पर बनाया गया है। इस संबंध में जो है वासुदेव देवनानी ने यहाँ पर घोषणा की है। उसके साथ ही में जो अलग अलग जो मुद्दे और हैं जिन पर के भी जो है यहाँ पर स्पीकर की तरफ से चर्चा यहाँ पर की जा रही है और उसे लेकर के भी यहाँ पर सदन की कार्रवाई जारी है। लेकिन अगर राज्यपाल के अभिभाषण की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी उनके इस पूरे अभिभाषण में वो साफ तौर पर ये रही कि ब्लॉक स्तर पर जो जनता दरबार के जरिए प्रभावी जन सुनवाई जो है वो की जाएगी और राज्य के 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन जो कुर्की हुई है उस वाले मामले में किसानों के लिए व्यवहारिक मुआवजा नीति जो सरकार है वो लाने वाली है। उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए टास्क फोर्स बनाए जाने की बात राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल रही। फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स के गठन की बात हो या फिर ईआरसीपी का मिशन मोड में काम करने की बात जो है वो अभिभाषण में सरकार के विजन के तौर पर सामने आई। केजी से पीजी तक की जो मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। एससी एसटी के पदों को प्राथमिकता से सरकार भरेगी। भूजल संरक्षण प्रबंधन बोर्ड सरकार यहाँ गठित करने वाली है। गौ माता के संरक्षण और संवर्धन को लेकर के एक नीति जो है वो सरकार की तरफ से बनाई जाएगी। हर साल में हर ब्लॉक जो है उसमें आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।
और गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद से आज से 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने अभिभाषण में भजनलाल सरकार की प्राथमिकताओं और विजन का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि विकसित शिक्षित राजस्थान की कल्पना को साकार करना है। उन्होंने पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, हाँ, कुछ योजनाओं की समीक्षा जरूर की जाएगी। राज्यपाल के भाषण से पहले खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग की। आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर बेनीवाल वेल में नारे लगाने लगे थे। अब यह पूर्ण बहुमत एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर न केवल नए राजस्थान का निर्माण करेगी, अभी तो विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन तो विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इससे पहले भी 12:25 तक कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई थी और अब जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि कार्यवाही स्थगित की गई है। 11 बजे तक सदन की कार्यवाही 23 जनवरी तक जो है वो स्थगित रहेगी। तो विधानसभा की कार्यवाही स्थगित है। 23 जनवरी सुबह 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, यानी कि अब 23 जैसे आसार नजर आ रहे थे 23 और 24 जनवरी को आगे की कार्यवाही जो है वो आगे जारी रहेगी उसी तरीके से। फिलहाल के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित है। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर जयचोली गांव में जाट समाज तीसरे दिन भी धरने पर बैठा। इस प्रदर्शन को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार प्रशासन को पहले ही चेतावनी दे चुके थे। फौजदार के मुताबिक 22 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और इसके बाद भी उनकी मांगों पर अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे का क्या करना है उसका फैसला जाट समाज करेगा। प्रशासन ने भी महापड़ाव को देखते हुए आंदोलन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया है। रेलवे लाइन की तरफ जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही है। जाट आरक्षण के आंदोलन पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जाट समाज के लोगों से महापड़ाव को छोड़कर वार्ता के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। अभी 22 तारीख तक हमारा गांधीवादी तरीके से ये महापड़ाव चल रहा है। 22 तारीख की शाम को 5 बजे हम लोग निर्णय लेंगे और रणनीति तय करेंगे। अगर 22 तक सरकार चेतती है, सरकार हमारी बात को गंभीरता से लेती है तो सरकार को हम धन्यवाद देंगे। हमारी ना तो सरकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, न किसी पार्टी से लड़ाई है, हमारे बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई है, जिसके लिए जाट समाज पूरा लामबंद है। दो जनों के साथ जो 25 साल से अन्याय हो रहा है, अब नहीं तो कभी नहीं, आर पार की लड़ाई के मूड में जाट समाज इस बार इस फर्श पर बैठा है। जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमें कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। हम मानते हैं कि हर चीज का रास्ता वार्ता से निकलता है। समय रहते सरकार गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करे। जब हम सारे कागज की कार्रवाई पूरी कर चुके तो फिर अकारण इस तरह जाट समाज के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। जिला कलेक्टर से कल हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि प्रतिनिधि मंडल आएगा तो हम वार्ता के लिए ले जाएंगे, हम तैयार हैं, इस तरह की बातें उनके द्वारा कहेगी। लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि कोई प्रतिनिधि मंडल तैयार नहीं हुआ है। ऐसा है, प्रतिनिधि मंडल हमेशा तैयार है वार्ता के लिए। जिला कलेक्टर महोदय ने हमको बुलाया था तो हम कलेक्टर साहब से भी वार्ता करने गए थे। एसपी साहब भी उसमें मौजूद रहे। हमारे 11 आदमी का प्रतिनिधिमंडल गया था। वार्ता का जो आप भी जानते हो, आप पत्रकार हो, आए दिन आपने बहुत आंदोलनों को अच्छी तरीके से नजदीक से आपने देखा है। वार्ता के लिए सरकार चिट्ठी भिजवाती है, सरकार आमंत्रित करती है, तब वार्ता के लिए जाया जाता है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए हमारे पास संदेश नहीं आया है। अगर सरकार की तरफ से कोई संदेश आएगा तो निश्चित तौर पर हमारे पंच पटेलों में से 5 आदमी हम वार्ता के लिए जरूर भेजेंगे और जो भी संदेश वार्ता का होगा वो हम यह समाज की जाजम पर आके समाज को बताएंगे।
समाज फैसला करेगा। आयोजक है नैम सिंह फौदा, इनका कहना है कि 22 जनवरी को शाम को 5 बजे दोबारा से बैठक होगी और उस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि अब आगे क्या करना है। 22 जनवरी तक ये महापड़ाव शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। आज महापड़ाव का तीसरा दिन, जाट समाज के लोग लगातार महापड़ाव में पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब जो आगे की रणनीति है वो पंच पटेलों द्वारा बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक बीएसएफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ाने वाली है। 19 से 27 जनवरी तक चलने वाले इस ऑपरेशन को सर्द हवा नाम दिया गया। एक तरफ राम मंदिर प्राण की प्रतिष्ठा को, दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान सेक्टर हेडक्वार्टर के सभी अधिकारी व जवान सीमा पर मौजूद रहेंगे। 27 जनवरी तक बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई करने अधिकारी भी तैनात रहेंगे। दरअसल सर्दियों के मौसम में दुश्मन घने कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। वहीं पाकिस्तान सीमा से सटी सरहद की निगरानी को लेकर सुरक्षा प्रहरी मुस्तैद हैं। प्रतिकूल मौसम के बावजूद भी कर्तव्य पथ पर तैनात सुरक्षा प्रहरी किसी भी तरह की घुसपैठ की बदनीयती को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर्द हवाओं के झोंकों और कोहरे के बीच करीब 0 डिग्री तापमान में जहां मौसम की मार किसी का भी जोश ठंडा कर दे, ऐसे माहौल में सीमा की रक्षा के लिए संकल्पित जवान अपने अडिग इरादों से ड्यूटी दे रहे हैं। सर्द मौसम में सीसूब चौकियों पर जो नफरी बढ़ा दी गई है और निगरानी तंत्र का दायरा फैला दिया गया। ऑब्जर्वेशन पोस्ट से जवान सीमा रेखा पर नजरें जमाए हुए हैं और हर एक हरकत की रिपोर्ट अपने अधिकारियों को दे रहे हैं। रात के समय भी अम्बुश लगातार सतत रूप से पेट्रोलिंग की जा रही है। जैसलमेर के रेगिस्तान में भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल ने अपने टैलेंट को साझा करने के लिए एक दिन की ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को टुगेदर वी राइज नाम दिया गया और इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में सेना के जवानों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने लैंडमाइन का लाइव प्रदर्शन करते हुए इसे इंस्टॉल करने के साथ साथ डिफ्यूज करने की भी एक्सरसाइज की। बताते चले कि सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना एक एक्सरसाइज करने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में भारत पाकिस्तान की सरहद पर एक रेगिस्तानी इलाके में सेना ने बीएसएफ के साथ यह ज्वाइंट एक्सरसाइज की। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में खास तौर से लैंड माइन को लेकर एक लाइव एक्सरसाइज का प्रदर्शन किया गया। भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन द्वारा इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को करवाया गया। इसमें जवानों ने आपसी तालमेल बिठाते हुए लैंड माइन को इस्तेमाल करने के साथ साथ उसको इंस्टॉल करने और रिमूव करने और डिस्पोज करने के साथ के गुर सिखाए गए हैं। इस दौरान सेना और बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के सुंदर गांव में फूड पॉइजनिंग के कारण एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार सभी सदस्यों ने गेहूं की रोटी खाई थी, जिसके आटे में कोदरा के पौधे को पीसकर मिला दिया गया। कुछ देर बाद एक एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद पड़ोस के लोग सभी को लेकर देर रात को अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल सभी की हालत में सुधार है, जल्द ही सबको डिस्चार्ज किया जाएगा। ब्यावर शहर में महिला पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। अज्ञात युवकों ने मिशन ग्राउंड के पास बताया जा रहा है कि महिला पर एसिड फेंका था। एसिड अटैक में महिला का हाथ जल गया है। हादसे में झुलसी महिला का अस्पताल में इलाज किया जा रहा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला घर में खाना बनाने का काम करती है। महिला अपना काम करके घर की तरफ लौट रही थी, तभी अचानक ही बाइक सवार युवकों ने महिला पर एसिड फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित महिला का बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अलवर के खाकसिया की ढाणी में पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला। संघर्ष में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के अनुसार कुछ सालों पहले एक परिवार के एक सदस्य की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही दोनों परिवार में आपस में रंजिश थी। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अलवर जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में नारायणपुर में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने कार्रवाई की। विभाग की कार्रवाई होता देख अवैध खनन में लगे लोग मौके से भाग निकले हैं। विभाग ने मौके से जेसीबी, मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि आगे भी अवैध खनन, परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। द्वारा चलाए जा रहे अवैध खनन, परिवहन एवं भंडार के खिलाफ वन विभाग पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें परिवहन में लिफ्ट, 2 ट्रैक्टर में ट्रॉली, 1 जेसीबी वाहन जब्त किया गया। रेंज परिसर में लाके आगे जांच कार्रवाई जारी है। विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीतने वाली भारत आदिवासी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अपनी ताल ठोकने के लिए उतर चुकी है। बीएपी अब लोकसभा चुनाव में भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथ ही उदयपुर और कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। इसके साथ ही बीएपी ने साफ कर दिया है कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अपना आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा, उस लोकसभा चुनाव के अंदर हम अभी तक का जो हमारी स्थिति है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देश के जो हालात है उस हिसाब से लग रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन हो रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन भी लड़खड़ा रहा है, उसका कोई अभी तक क्लियर चीजें नहीं हुई है और हम लोग स्वतंत्र रूप से ही चुनाव लड़ेंगे, किसी से लगभग गठबंधन नहीं करेंगे। जोधपुर में शादी समारोह में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों और मृतक के परिवार में 40 साल से रंजिश चल रही थी। हत्या का बदला लेने के लिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना कल शाम करीब 5 बजे बनाड़ा थाना क्षेत्र के खेड़ी सलवा कला की गांव की है। डीसीपी अमृता दुहान ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया। डीसीपी अमृता दुहान ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी रंजिश थी। खेड़ी सलवा कला गांव में शादी समारोह के दौरान गांव के जगदीश पुत्र थानाराम ने अनिल लेगा की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर मौजूद लोग तत्काल अनिल को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शाम को 6 बजे के लगभग फायरिंग करके एक मर्डर हुआ अनिल लेगा नामक व्यक्ति का। इसमें जिसने मर्डर हमने एफआईआर ले ली है और जो आरोपी है तथाकथित, इसमें जो मृतक के पिता ने 2 का नाम लिखवाया है, 2 नामजद किए हैं। इन दोनों परिवारों में पिछले काफ़ी वर्षों से आपसी रंजिश चल रही थी। हम सभी जो लगे हुए हैं, विभिन्न टीम्स हमने लगा रखी हैं और जल्द से जल्द हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। दादाबाड़ी थाना पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। कोटा में यह देह व्यापार का जो धंधा है वो स्पा सेंटर की आड़ में चलाया जा रहा था, ऐसी जानकारी है। पुलिस ने देह व्यापार में शामिल 7 महिलाओं सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 45,000 नगद रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस को दादाबाड़ी मेन रोड सेठिया कॉम्प्लेक्स में एचके स्पा सेंटर पर देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। डीग में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण इलाकों में शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र परमार ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने, योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनमें पंजीकरण करवाया गया। इस दौरान सभी योजनाओं की जानकारी भी आम जन तक पहुंच गई है। आज ग्राम पंचायत आऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का फॉलोअप कैंप चल रहा है, शिविर चल रहा है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी आए हुए हैं और सभी योजनाओं के लिए वंचित लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है और उनको पूरा लाभ पहुंचाया जा रहा है। और खेत के 2000 मिलते हैं पैसे। मोदी जो पैसे देते हैं 2000 वो मिलते हैं मुझे। मोदी को धन्यवाद देते हैं। सिकराय में रास्ते के विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। सिकराय एसडीएम कार्यालय के बाहर जोध्या गांव के ग्रामीणों ने बीती रात फिर से धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण पहले भी 4 दिन तक धरना दे चुके हैं। एसडीएम ने 18 जनवरी तक रास्ता निकलवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन जब एसडीएम का आश्वासन फेल हुआ तो ग्रामीण फिर से आक्रोशित हो गए और एसडीएम कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन 2 दिन तक जोध्या गाँव में पहुंचा और रास्ता निकालने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन विफल रहा है। खुद बंशीवाल ने विधायक ने
18 तारीख का ले लिया था जवाब। 18 तारीख को हमारा काम नहीं हुआ, प्रशासन भी वापस हम सुई घोड़ गाड़ के उल्टा ही आ गया। अब और हमारा जवाब क्या है साहब, हम तो यहाँ पड़ा। तो यहाँ आया तो टेंट हमने पिकअप में धर लिया था, पुलिस वाला ने टेंट वापस उतरवा दिया, हमारी गाड़ी को बंद कर दिया। अब यह स्थिति में पड़ा साहब, हम तो न्याय का धरना पर। डीडवाना में कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई हुई है। 6 से 7 महीने पहले गायब हुई 14 पत्रावली नक्शे के मामले को जनसुनवाई में विधायक यूनिस खान ने उठाया। खान ने जिला कलेक्टर के मामले में को रखा और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। यूनिस खान ने कहा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे, पट्टे लिए हुए थे, उन सबके पट्टे निरस्त किए जाएं, उसकी सूची बनाकर जाँच की जाए। साथ ही कहा है कि नगर परिषद में जो भी भ्रष्टाचार हुए, चाहे फर्जी पट्टे हो या फर्जी टेंडर, उसका मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। आज पहली जिला स्तरीय जन सुनवाई बैठक में जो बातें मैंने कही हैं प्रशासन से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण डीडवाना शहर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, जिसमें अब्दुल रहमान वर्सेस सरकार में 1947 की जो स्थिति है वो बहाल करने की मैंने बात की। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कोई कोर्ट का निर्णय औचित्य नहीं रखता, और यहाँ के अधिकारी हर बात में इस बात की ओट लेते हैं कि साहब इसमें कोर्ट का निर्णय। भाई आप कोर्ट में जाइए, ये कहते सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश हैं। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।